हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज के वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 हिस्ट्री के अपने सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस चैप्टर से काफ़ी कुछ रिड्यूस हो चुकी, काफ़ी कम टॉपिक्स आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सो राजा राम मोहन रॉय का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने ब्रह्म समाज को खोजा था। कब खोजा था? 1828 में खोजा था। और वो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। सो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन उनका यही था। जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है इनका वो ये है कि उन्होंने सती सिस्टम को इलीगल कर दिया था इंडिया में, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने लीगली सती सिस्टम को इंडिया में बैन करवा दिया था ब्रिटिश सरकार की हेल्प से। अब देखते हैं हम ज्योतिबा फुले के 2 कंट्रीब्यूशंस को। सो उनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है अपलिफ्टिंग लोअर कास्ट। ओके, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो ब्राह्मण है वो कैसे डोमिनेट करते हैं लोअर कास्ट के पीपल्स को, उन्हें कैसे उनके साथ गलत करते हैं, भला बुरा करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें इंसान ना समझ कर उन्हें एक जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। और उन्होंने काफ़ी कुछ की थी लोअर कास्ट के लिए, जैसे उनके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उनके राइट्स के लिए उन्होंने काफ़ी फाइट की थी हमारे जो समाज है उस वक्त उससे। और उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन है जो कि आप कह सकते हैं कि हाँ एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने वुमेंस और गर्ल्स के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेंस के लिए काफ़ी कुछ किया था। उन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था 1848 में। इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल था वो। और उन्होंने एक ऑर्फनेज भी स्टैब्लिश किया था 1854 में, जिस ऑर्फनेज में उन लोगों को रखा जाता था जिनके मान लो किसी के हस्बैंड डेड कर गए और उनका एक छोटा बच्चा है, सो उन्हें रखा जाता था। या फिर कह सकते हैं जिन्हें घर से निकाल दिया जाता था, जिन वुमेंस और बच्चों को उस ऑर्फनेज में उन्हें रखा जाता था। उन्होंने काफ़ी सारे गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किए थे इंडिया में आगे जाकर। और उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि हाँ ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज ऑन 24 सितंबर 1873। ये पूछा जा सकता है कि सत्य शोधक समाज किसने फाउंड किया था? सो दिस इज फाउंडेड बाय द ज्योतिबा फुले। सो हमने देख लिया 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले। तो हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ प्रेस। सो प्रेस उस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती थी हमारे लिए, क्योंकि प्रेस के ही चक्कर जो नेशनलिटिक आइडियाज़ थी वो हर जगह लोगों तक स्प्रेड हो रही थी, पहुंच रही थी। सो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया? उन्होंने एक न्यूज़पेपर कंपनी बनाई जिसका नाम था संवद कुमारी, जिसे सरकार 1821 में जो कि पब्लिश हुई थी, ठीक है, जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी पेपर। सो सरकार ने क्या किया? उनका जो पेपर है उनको बैन करना चाहा, उन पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सो उन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन रॉय ने एक लीगली तरीके से जो प्रेस रेगुलेशन के अगेंस्ट एक एक्ट लड़ा और अपना जो पेपर था उसे सारे रिस्ट्रिक्शन से हटाए। तो उसी तरीके से दादा भाई नौरोजी ने एक न्यूज़पेपर बनाई गुजराती में जिसका नाम राष्ट्र गोफ्तर था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फिर आगे जाकर एक न्यूज़पेपर कंपनी शुरू की 1858 में जिसका नाम सोम प्रकाश था। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसने कौन सी न्यूज़पेपर बनाई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश बनाई थी, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गोफ्तर बनाई थी जो कि गुजराती लैंग्वेज में थी। ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे बंगाली है, तो जाहिर सी बात है बंगाली में न्यूज़पेपर बनाने का क्या बनाया था उन्होंने बनाया था संवद कुमुदी। सो अब देखते हैं आगे। आगे ये होता है सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। क्या हुआ कि काफ़ी सारे इंग्लिश मेंस ने क्या किया, इंग्लिश कंपनीज ने भी अपने न्यूज़पेपर बनाने शुरू कर दिए, जो कि आज के समय में भी काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1861। अब देखिए कि जब इंडियंस ने न्यूज़पेपर बनाया उसके बाद ये सारे न्यूज़पेपर आए हैं, फिर भी जो इंडियंस के न्यूज़पेपर थे उन्हें आज भी क्या, आज तो न्यूज़पेपर के हमने नाम भी नहीं सुने होंगे। आपने नाम सुना होगा संवद कुमारी या फिर राष्ट्र गोफार या फिर सोम प्रकाश, का भी नहीं सुना होगा, पर आपने ये ज़रूर सुना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया। सो ब्रिटिश ने अपने न्यूज़पेपर्स को कुछ अलग ही लेवल दिया जिससे आज भी हमें याद है और आज भी वो पेपर्स बन रहे हैं, आज भी वो कंपनियाँ चल रही है। सो पहला पेपर था उनका टाइम्स ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1861, दूसरा था पियोनियर 1865 एंड तीसरा था स्टेट्समैन विच इज़ फाउंडेड इन 1875। सो ये जो पेपर्स बनाने का उनका जो मोटिव था जो गवर्नमेंट का, वो ये था कि आप क्या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो वो क्या करते थे, इस पर एक अलग ही इन्फॉर्मेशन लिखते थे उस वक्त कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, ब्रिटिश सरकार ने कुछ ये किया है, अच्छा काम किया, ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर स्कूल्स बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। सो वो कुछ अलग ही छापते थे, जहाँ पर जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर से वो छापते कि हमें कैसे ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहिए, हम कब क्या कर सकते हैं। उनका मोटिव ये था उस वक्त न्यूज़पेपर बनाने का, ठीक है। वो हमेशा ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखते थे और ये क्या करते थे, ब्रिटिश के सपोर्ट में लिखते थे। तो जिससे क्या हुआ कि आपके जो जिसकी सरकार है उसी का चाल चलेगी पूरे देश में। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश की सरकार थी
उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और जो इंडियन न्यूज़पेपर थे उनका नामो निशान आज आप जान लीजिए ख़त्म हो चुका है। एक और न्यूज़पेपर थी अमृत बाज़ार पत्रिका और एंग्लो इंडियन, उसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी आगे। यहाँ से सिर्फ आपको यही याद रखना है कि किन्होंने किन न्यूज़पेपर बनाए थे, मतलब राजा राम मोहन ने क्या बनाया था, दादा भाई नौरोजी ने क्या बनाया था, ईश्वर चंद्र विद्यानगर सागर ने क्या न्यूज़पेपर बनाया था और कब बनाया था। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, पियोनियर और जो आपका स्टेट्समैन है वो न्यूज़पेपर कौन सी ईयर में बना था और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। तो ये भी याद रखना कि ब्रिटिश पीपल से बनाया था। रोल ऑफ द प्रेस में सिर्फ इतना ही है। अब देखते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था उनका कि देश भर के जितने भी नेशनल वर्कर्स थे उन्हें एक दूसरे का परिचय देना और एक दूसरे से मिलाना, ताकि इन फ्यूचर अगर आगे जाकर कहीं भी अगर वो फेस ऑफ करते हैं सो उन्हें कन्वर्सेशन या पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा था कि सारे रेशियल्स, रिलीजियस और प्रोविंशियल प्रेजुसाइड्स को हटाना और एक यूनिटी बनाकर कंट्री के फ्रीडम या कंट्री के वर्क के लिए लड़ना। तीसरा था कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमारे कंट्री की, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना और ब्रिटिश सरकार से अपने हक के लिए लड़ना। और जो चौथा था सबसे इम्पॉर्टेंट था कि लोगों के मन में एक देश प्रेम जगाना, एक देशभक्ति जगाना। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। आप इसे जैसे मेरे लैंग्वेज में भी आप कह सकते हो या फिर अगर बुक में जो लिखा है आप वो भी याद कर सकते हो, कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप बुक से अगर ये वाला याद करोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। इस इमीडिएट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कांग्रेस में इतना ही कुछ था। अब देख लेते हैं जो अपना लास्ट टॉपिक है जो कि है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक अच्छा लंबा खासा पैराग्राफ है, पर वो पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना, उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहला चीज़ पूछा जाएगा आपसे कि द ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड इट्स फाउंडर, कि नेशनल कांग्रेस आखिर फॉर्म कब हुआ था और उनके जो पहले फाउंडर थे वो कौन थे। नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और उनके जो पहले फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम। उसके बाद दादा भाई नौरोजी थे और एक फिर थे जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। देख लेते हैं इनका फर्स्ट सेशन कब हुआ था। तो फर्स्ट सेशन इनका हुआ था 28 दिसंबर को 1885 में। A.O. ह्यूम ही थे उसके प्रेसिडेंट उस वक्त। सेकेंड सेशन लेकिन हुई थी 1886 में कोलकाता में, और तब दादा भाई नौरोजी थे इनके प्रेसिडेंट और 450 डेलीगेट्स उस वक्त थे वहाँ पे। और जो फर्स्ट सेशन थे उसमें सिर्फ 72 डेलीगेट्स थे। तो आप देख लीजिए डिफरेंस, देख लीजिए डेलीगेट्स के। ठीक है, थर्ड सेशन देखते हैं। थर्ड सेशन हुई थी मद्रास चेन्नई में 1887 में, और प्रेसिडेंट थे उस वक्त बदरुद्दीन त्याबजी, और लगभग वहाँ पर करीबन 600 डेलीगेट्स थे उस वक्त, जो कि सबसे ज़्यादा थे। ऑल ओवर कंट्री से 600 डेलीगेट्स थे। हमने इस चैप्टर में लगभग सारे ही चीज़ें देख लिए हैं। चैप्टर से सिर्फ इतना ही कुछ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और कमेंट कर ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।